जेडीयू को जोरदार झटका। बीजेपी के तरकश में जेडीयू के तीर। मणिपुर में बीजेपी में शामिल जेडीयू के 5 विधायक। मणिपुर में 1 पर सिमटा जेडीयू। मणिपुर में पटना का बदला। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अलीम अतहर। जेडीयू पटना में बैठकें कर रही है। पूरा प्लान 2024 में खेला करने की है। पीएम मोदी को कड़ी चुनौती देने की है। लेकिन बीजेपी भी सोई हुई नहीं है, वो भी बड़ी तैयारी कर रही है। यही वजह है कि जब जेडीयू ने आरजेडी से मिलकर पटना में खेला किया तो बीजेपी ने मणिपुर में जेडीयू को पटकनी दे दी। यानी बीजेपी ने पटना का बदला मणिपुर में ले लिया। और बीजेपी पर इस दौरान सीएम नीतीश कुमार खूब बरसे हैं। विधायकों के दल बदलने का यह पूरा मामला है। मणिपुर की घटना पर सीएम नीतीश कुमार बरसे हैं। बीजेपी पर सीएम नीतीश कुमार ने निशाना साधा है। दल बदल को बताया गैर संवैधानिक। बीजेपी की गतिविधि से नाराजगी जाहिर की है सीएम नीतीश कुमार ने और विपक्ष से एकजुटता की अपील की है। 6 के 6 एमपी यहाँ पर आए, सॉरी एमएलए यहाँ पर आए। अब लेकिन वो क्या रहा है, जरा सोच लीजिए, ये किस तरह से किसी पार्टी के जीतने वाले लोगों को किस तरह से उसको अपनी तरफ ले रहे हैं। अरे जब हम लोग अलायंस में साथ थे तो किसी को बनाया अपने यहाँ, आप जरा सोच लीजिए, कभी नहीं। और बाद में उसको सबको लेकर के अपने पास जाना, कौन सा स्वभाव है, किस प्रकार का काम है, इस तरह का कोई चीज पहले से चलता रहा है। एक नए ढंग का सब तरह का इस तरह का काम किया जा रहा है। तो अब उसको क्या, अब उस सब तो अभी कुछ ही दिन पहले आया था। अब परसों यहाँ खबर किया है आज के बारे में कि हम लोग आ रहे हैं, और उसको पकड़ करके सबको अपने पास करना। तक जाने दीजिए, जो करना है करना, उससे क्या फर्क। किस तरह का काम लोग कर रहे हैं, अन्य पार्टियों से लोगों को अपनी तरफ लाना और खींचना, ये सब काम करके जो कर रहे हैं, तो ये कोई है संवैधानिक चीज है, ये कोई सही काम है। भाजपा करे ये जिसको कोई जहां कोई अरे रुको, समझ रहे हैं ना, बोले दीजिए ना भाई। दूसरे लोग पूछते हो, आप सोच लीजिए कि किस तरह का चल रहा है। इस चीज को खत्म कर देगा। आज जो पार्टी का अन्य राज्यों में लोग जीतते हैं उसको अपने तरफ कब्जा करना, यही सोचते हैं, यही काम है। और मणिपुर में विधायकों के दल बदल को लेकर बीजेपी पर निशाना साधते हुए सीएम नीतीश कुमार ने विपक्षी दलों से एकजुटता की अपील की है। विपक्ष के लोग एकजुट होंगे तो 2024 के चुनाव में जो देश की जनता का है वो निर्णय बहुत अच्छा आ जाएगा। अब दिल्ली जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं। तो मणिपुर में जेडीयू को झटका देने पर सुशील मोदी ने ट्वीट किया है और कहा है कि पटना में जेडीयू के फैसले के विरोध में मणिपुर में जेडीयू विधायकों ने बगावत का बिगुल फूंका है। तो सुशील मोदी ने ट्वीट किया है और बचाव किया है और कहा है कि यह कहना बेवकूफी है कि मणिपुर में जेडीयू के विधायकों को बीजेपी में आने के लिए रिश्वत दी गई। मणिपुर में जेडीयू विधायकों ने नाराजगी जताते हुए बिगुल फूंका है। मैंने कहा कि भी बिहार के बारे में वो कहते थे कि बीजेपी तोड़ना चाह रही है, तो एक भी तो कोई प्रमाण देना कि बिहार में जनता दिल्ली को कौन तोड़ रहा था, किसने तोड़ने का प्रयास किया, कौन गया था किसके पास। तो केवल बयानबाजी करना से बीजेपी क्यों तोड़ेगी किसी पार्टी को। हमको क्या जरूरत थी, चाहे अरुणाचल हो या मणिपुर हो।
लेकिन अगर कोई आना चाहता है तो हम कैसे रोक सकते हैं? आप में ताकत नहीं उनको रोकने की। आपकी पूरी की पूरी पार्टी, सारे के सारे एमएलए आ गए, आप रोक लेते। तो ये सब कि पैसा देकर खरीद लिया गया, तो क्या आपके एमएलए बिकाऊ हैं? क्या आपके एमएलए जो हैं इतने लालची हैं? और हम क्यों खरीदेंगे? हमारे पास बहुमत, हमको क्या आवश्यकता है? लेकिन आपने गठबंधन तोड़ा, इसके रिएक्शन में जनता दल के विधायक जो हैं वो लोग बीजेपी में शामिल हो गए। मणिपुर में जेडीयू को बड़ा झटका लगा है और यह झटका उसे उसके पूर्व सहयोगी बीजेपी ने दिया है। जेडीयू के 6 में से 5 विधायकों ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। जिन विधायकों ने बीजेपी का दामन थामा है उनकी ओर से अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन जेडीयू के लिए यह न सिर्फ एक झटका है बल्कि पूर्वोत्तर में कमजोर होती पकड़ का एक संकेत है। कुछ समय पहले ही अरुणाचल प्रदेश में भी जेडीयू के एकमात्र विधायक बीजेपी में शामिल हो गए थे। ऐसे में उस राज्य से जेडीयू का प्रतिनिधित्व ही खत्म हो गया। और आपको एक सप्ताह पहले की तस्वीर दिखाते हैं जब अरुणाचल प्रदेश में भी जेडीयू के साथ कुछ ऐसा ही हुआ था। वहां भी जेडीयू के बाकी बचे एकमात्र विधायक टेकी कासो ने बीजेपी का दामन थाम लिया था। आपको बता दें कि 2019 के अरुणाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में जेडीयू ने 15 उम्मीदवार उतारे थे और उनमें से 7 उम्मीदवारों ने जीत हासिल की थी और जेडीयू प्रदेश में बीजेपी के बाद दूसरी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी थी। लेकिन अगले साल यानी 25 दिसंबर 2020 को ही जेडीयू के 7 में से 6 विधायकों ने बीजेपी का दामन थाम लिया था। बाकी बचे एक विधायक ने भी पिछले सप्ताह जेडीयू को छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया। और मणिपुर में जेडीयू के 5 विधायकों के बीजेपी में शामिल होने पर बिहार में सियासी वार पलटवार शुरू हो गया है। जेडीयू और उसके सहयोगी दलों ने बीजेपी पर हमला बोला है तो बीजेपी ने नीतीश कुमार पर पलटवार किया है। बिहार में सत्ता से बाहर होने पर बौखलाहट में राजनीतिक सूचिता की बड़ी बड़ी बात करने वाले रविशंकर प्रसाद जी, सुशील मोदी जी और संजय जायसवाल जी को आज जवाब देना होगा कि सिर्फ सत्ता में बने रहने के लिए 10वीं बार मणिपुर में मिलाकर के 10वीं बार ऑपरेशन कीचड़ करते वक्त भाजपा की वो राजनीतिक सूचिता कहां चली गई थी। आज मणिपुर में जो काम बीजेपी ने किया जेडीयू के साथ, बिहार में तो बीजेपी को जोर का झटका धीरे से लगा। अब कई राज्यों में बीजेपी जहां जहां नहीं जीत पाती है तो दूसरे दलों के विधायक को, सांसद को तोड़कर खरीदकर अपने पाले में लेती है। पहले अरुणाचल प्रदेश में हमारी पार्टी स्वतंत्र रूप से लड़ी, हमारे माननीय विधायक को शामिल करा लिया। अब मणिपुर में भी यही आचरण पेश किया। पूंजी अपनी नहीं, हम अपने बदौलत चुनाव लड़े थे, आपके बदौलत नहीं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के मूल चरित्र में जो बदलाव आया है कि दूसरे राजनीतिक दलों को पनपने नहीं देंगे। मणिपुर के विधायकों ने आपके पलटू नीतियों को ही आगे बढ़ाने का काम किया है। आप बिहार में पलट करके बिहार के विनाश की गाथा लिख रहे हैं और मणिपुर के विधायक पलट करके मणिपुर के विकास की गाथा लिखेंगे। चाहे बिहार की जनता हो, चाहे मणिपुर की जनता हो, आपको वोट नहीं किया था, वो नरेंद्र मोदी जी को देख करके वोट किया था और आपके विधायकों को भी जिताया था और मणिपुर में भी विधायकों को नरेंद्र मोदी जी को देख करके जिताया था। अब आप मोदी जी से अलग हैं तो लोग अपना जनता का ख्याल रख करके भाजपा में शामिल हुए। जहां तक अरुणाचल का सवाल है 6 विधायकों का, तो पहले वो भाजपा में ही थे, उनकी घर वापसी हुई है। और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने मणिपुर विधायकों के टूटने पर बोला है कि विधायकों को धन बल का प्रयोग कर तोड़ा गया है। बीजेपी को जेडीयू की चिंता छोड़ 2024 की चिंता करनी चाहिए। 2024 में थर्ड फ्रंट बनाने की कोई जरूरत नहीं है। सीट वहां जीते, अरुणाचल में हम 7 जीते, मणिपुर में 6 जीते और दोनों राज्यों में हमने सीधे भारतीय जनता पार्टी को हराकर चुनाव जीता है। अरुणाचल प्रदेश में जो हुआ 2020 में,
वो गठबंधन धर्म का जो नैतिकता का पाठ ये लोग पढ़ा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग, वो गठबंधन धर्म का धर्म निभा रहे थे और इसलिए हमारे 7 में से 6 विधायकों को उन्होंने बाद में तोड़ा और एक को अभी मिलाया। लेकिन मणिपुर में जो कुछ हुआ वो धन बल का प्रयोग हुआ। और सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि वो 5 सितंबर को दिल्ली जाएंगे, जहां वो दिल्ली में नेताओं से मुलाकात करेंगे। इस मुलाकात में विपक्षी एकता पर बात हो सकती है। दिल्ली जा रहे हैं बड़े नेताओं से मिलने के, ऑपोजिशन के नेताओं से मिलने के लिए जाएंगे। क्या लगता है बीजेपी चलिए। और जेडीयू के प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में नीतीश कुमार ने पार्टी नेताओं को बड़ा टास्क दिया है। नीतीश कुमार ने कहा कि वे कोने कोने में घूमकर बीजेपी और आरएसएस के एजेंडे के बारे में बताएं और लोगों को जागरूक करें कि कैसे आरएसएस के लोग सांप्रदायिक ध्रुवीकरण में लगे हुए हैं। अगर लोग जागरूक हो जाएं तो बीजेपी आगामी लोकसभा चुनाव में 50 सीट का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाएगी। बैठक के दौरान जेडीयू सांसद महाबली सिंह ने न्यूज 18 से बात की। जो कहा है कि हम लोगों को बहुत सावधानी से काम करना है। आगे अगर सावधानी से काम करेंगे, जो आरएसएस है, जो बीजेपी है, जो इसकी नीतियां हैं, जो सिद्धांत है देश को तोड़ के रखना, समाज में दंगा फसाद फैलाना, सांप्रदायिकता को बढ़ावा देना, तो ये वो करेगा। उसके पास कोई चारा नहीं है, इसके अलावा उसके पास कोई चारा नहीं है, ये करेगा। इसलिए हमारे पार्टी के जितने नेता हैं, जितने पदाधिकारी हैं, जितने कार्यकर्ता हैं, ये गांव-गांव में जाकर के उनसे सतर्क रहना है। और हम लोगों ने जो बिहार के अंदर जो काम किया है, इसको देश पैमाने पर रखना। अच्छा, एक उन्होंने एक लक्ष्य भी रखा 50 सीटों वाला, क्या है मामला? नहीं, 50 सीट वाला मामला नहीं है। बात यहाँ आई है कि अगर वो ये काम नहीं कर सके, ये सफल नहीं हो सके देश के अंदर सांप्रदायिक बिगाड़ने का, जो अगर इसमें वो कामयाब नहीं बिगाड़ सके तो 50 सीट भी पार नहीं कर पाएंगे। तो पटना में जेडीयू प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक हो रही है, जिसमें सीएम नीतीश कुमार भी शामिल हुए हैं। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के नेतृत्व में यह बैठक चल रही है। 2:30 बजे राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई, जिसमें तय एजेंडे पर खुलकर चर्चा की गई। पार्टी को किस तरह से देश में आगे बढ़ाना है, इस पर बात की जा रही है। कहा तो यह भी जा रहा है कि राष्ट्रीय राजनीति में नीतीश कुमार को कैसे प्रेजेंट करना है, इस पर भी चर्चा हो रही है। उधर नीतीश कुमार के दिल्ली जाने पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि नई परिस्थिति में सीएम दिल्ली जा रहे हैं। अच्छी बात है, देश में बीजेपी को छोड़ सारे दल एक साथ हों, यह जरूरी है। देश में अब जरूरत है इस बात की, जो लोग सारे लोग एकत्रित हों। जिस तरह से बिहार में बीजेपी को छोड़ करके सारे दल हम एक साथ हैं, उसी तरह से देश में अब आवश्यकता पड़ गई है इस बात की, जो सभी लोग एकत्रित होकर इस सरकार का, जो जनता का विरोधी है, सिर्फ कुछ लोगों के लिए सरकार बनी है, उसका विरोध करें। बड़ी खबर समस्तीपुर के रोसड़ा से है, जहां एक स्कूल बस अनियंत्रित होकर गड्ढे में पलट गई, जिसमें 40 स्कूली बच्चे बाल बाल बच गए। घटना सिंगिया थाना क्षेत्र के सिंगिया पंसल्ला रोड की है। जिस वक्त यह हादसा हुआ, बस में करीब 35 से 40 बच्चे सवार थे। स्थानीय ग्रामीणों की मदद से सभी बच्चों को रेस्क्यू कर बाहर निकाला गया। 4 से 5 बच्चों को हल्की चोटें आई हैं, जिन्हें इलाज के लिए स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रोहतास के नहर से पकड़े गए विशाल मगरमच्छ को वन विभाग की टीम ने बगहा के धनहा रतवल पुल के समीप गंडक नदी में छोड़ दिया। वन विभाग की विशेष टीम ने स्वास्थ्य जांच के बाद उसे पानी में छोड़ा। मगरमच्छ का वजन करीब 7 क्विंटल है, जो काफी विशाल माना जाता है। ऐसे में घड़ियाल और मगरमच्छ के लिए गंडक नदी का हैबिटेट काफी उपयुक्त है। मगरमच्छ के छोड़े जाने के बाद वन विभाग की टीम ने नदी किनारे रहने वाले लोगों को सचेत रहने की अपील की है। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से
मगरमच्छ को छोड़ा गया। उसके बाद मगरमच्छ पानी में चला गया। वहीं ये देखिए तस्वीरों को, जैसे ही मगरमच्छ को छोड़ा गया, मगरमच्छ गंडक नदी में प्रवेश कर गया, लेकिन एहतियात के तौर पर आसपास के लोगों को वन विभाग ने सचेत किया है कि वो नदी के किनारे ना जाएं, क्योंकि ये बड़ा मगरमच्छ है, 7 क्विंटल इसका वजन है। जाको राखे साइयां मार सके ना कोई, कुछ ऐसी ही खबर विक्रम से है, जहां के असरपुरा लख में पानी भरी नहर में एक तेज रफ्तार मारुति वैन बैरिकेडिंग तोड़ते हुए गिर गई। मारुति वैन गिरते ही अफरा तफरी का माहौल हो गया। वैन में सभी छात्र और छात्राएं सवार थे। स्थानीय लोग दौड़े और वैन में सवार कॉलेज के छात्र छात्राओं को पानी से भरे गड्ढे में गिरे इस वैन से बाहर निकाला। वैन में आधा दर्जन से ज्यादा छात्र सवार थे और पढ़ाई करने जा रहे थे। हालांकि घटना में सभी बाल बाल बच गए। बताया जा रहा है कि मारुति वैन एक शिक्षा संस्थान का है और ड्राइवर की लापरवाही के कारण ये वैन 20 फीट गहरे नहर में जा गिरी। और अब बात बाढ़ से बेबस जिंदगी की। शेखपुरा के पानापुर गांव में हरुहर नदी का पानी इलाके में फैल रहा है और इससे ज्यादातर आपको बता दें कि गंगा के जलस्तर में लगातार वृद्धि हो रही है और पटना सिटी के अधिकांश घाट डूब गए हैं, जिससे घाट किनारे जिंदगी गुजारने वाले लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं। वहीं पुनपुन नदी के जलस्तर में भी बढ़ोतरी दर्ज होने से जेठुली पंचायत और सोनवा पंचायत के कई गांवों में बाढ़ का पानी फैल गया है, जिससे जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हो गया है। खासकर जानवरों को चारा उपलब्ध कराने में पशुपालकों को भी खासी परेशानी हो रही है। ग्रामीणों ने प्रशासन से इलाके में नाव की व्यवस्था बहाल किए जाने की भी मांग की है। जेठुली पंचायत के मुराजपुर गांव और सुकुलपुर गांव में गंगा का जल स्तर बढ़ने से और पुनपुन नदी का भी जो पानी उफान पे आता है तो चारों तरफ गांव में प्रवेश कर चुका है और इससे ग्रामीणों को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। जानवर भी पानी में डूब गए हैं। उनको चारा देने में कठिनाई हो रही है। हालांकि दरभंगा में महज आधे घंटे की बारिश ने शहर को दरिया में तब्दील कर दिया। शहर के प्रमुख सड़कों पर भारी जल जमाव की स्थिति बन गई है। सड़क पर जल जमाव के कारण आवागमन पूरी तरह से बाधित हो चुका है। जल जमाव के कारण सबसे ज्यादा परेशानी साइकिल और छोटे वाहनों को होती है। भारी बारिश की वजह से साइकिल सवार पानी की तेज धार में गिर पड़ा। गनीमत ये रही कि साइकिल सवार को गंभीर चोट नहीं आई। नगर निगम की ओर से तमाम दावे किए जाते हैं, लेकिन मात्र 15 मिनट की बारिश ने ही शहर को डुबो दिया है। शहर के विभिन्न जगह जैसे कि आप दरभंगा टावर देख लीजिए, वीआईपी मार्ग देख लीजिए, जितने भी प्रमुख स्थान हैं उन सभी पर जल जमाव लग जाते हैं। और ये नगर निगम, दरभंगा जो नगर निगम है, ये सबसे बड़ी उन लोगों का दोषी हैं। उन लोगों की जो इस चीज़ में जल जमाव का जो मुद्दा है सबसे बड़ा, उसमें उन लोगों ने कभी कामयाबी हासिल नहीं की है। यहाँ का मेन रोड है, जिला हाई स्कूल है। यहाँ बरसात अभी 10 मिनट 15 मिनट हुआ है, पूरा ये डूब गया है। कितना आदमी जो है, कितना पानी होगा इस सड़क पे? इस सड़क पे कम 5 फीट पानी है। बाइक मोटरसाइकिल डूब जाता है। बेगूसराय में अचानक मौसम का मिजाज बदल गया और तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश शुरू हो गई, जिससे एक तरफ लोगों को गर्मी से राहत मिली और किसानों को भी फायदा होगा, तो दूसरी ओर अगर देखा जाए तो बेगूसराय की आधी आबादी अभी भी बाढ़ से प्रभावित है। उनके लिए ये आफत की बारिश है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं। और अगली खबर गया से है, जहां एक ही दिन में ठनका गिरने से अलग अलग क्षेत्रों में 5 लोगों की जान चली गई और कई लोग झुलस गए। दरअसल डोभी प्रखंड के डेड़ा इलाके में खेत में काम कर रही एक महिला और उसके 2 बच्चों की मौत हो गई। ठनका गिरने से यह मौत हो गई, जबकि इसी प्रखंड के सूरज मंडल में ठनका से एक महिला की मौत हो गई। वहीं तीसरी घटना इमामगंज के रोशा गांव में
हुई, जहां पर ठनका से 10 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई। यह बच्चा खेत में जानवर चरा रहा था। किनके ऊपर? चंदन कौन है आपके? कितना उम्र के थे? 14-15। कहाँ गए हुए थे? अच्छा, उसी दरबार में वज्र गिरा है। कड़की जो प्रकृति के जो बिजली, ये बच्चा उनको चपेट में आ गया, उनको से गिरने से मौत हुई जी। उनको जल्दी सा प्राथमिक विद्यालय इमामगंज में लाया गया, जो जहां बच्चा को मृत घोषित किया। क्या करने गया था बच्चा? किस तरह से कैसे वज्रपात गिरा? बच्चा आ रहा था मार्केट के लिए रानीगंज। ये मतलब गार्जियन ने बताया कि बच्चा आ रहा था मार्केट के लिए, उसी समय बारिश हो रही थी, उसमें बादल कड़का। और खबरें लगातार जारी हैं। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा